नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम जो चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, और इस चैप्टर का जो नाम है वो है पर्यावरण असंतुलन, मानव हस्तक्षेप का परिणाम। ये पर्यावरण विषय का चैप्टर नंबर 10 है। 10 का हम ये पहला भाग आज जिक्र करेंगे। अगर हम अ, बात करें कक्षा 7 की, तो ये 7 में आखिरी चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं वो कक्षा 8 में काउंट करेंगे हम। हालांकि सारा पर्यावरण के जितने भी चैप्टर हैं वो कोई भी कक्षा पढ़ सकती है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको डिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं कक्षा 7 के इस आखिरी चैप्टर पर्यावरण के अंतर्गत। जो पर्यावरण में असंतुलन हुआ है, बहुत सारी समस्याएं जो मानव ने उत्पन्न किया है, तो उनका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे, उनका हल देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी, आंधी तूफान, या प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? क्यों आता है? सबसे बड़ी चीज़ है भाई, क्यों ये सारी चीज़ें आती हैं? जितनी प्राकृतिक आपदाएं हमको देखने को मिलती हैं, खास तौर पर समुद्र के किनारे के एरिया में, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है? उसका जो रीज़न है वो कहीं न कहीं मानव का पर्यावरण में हस्तक्षेप है। यानी कि मानव द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे कि पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है, और उसके कार्य करने की जो साइकिल होती है वो प्रभावित होती है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य लगातार विकसित हो रहा है, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह प्रकृति से ही दोहन करता है, प्रकृति से ही चीज़ों को लेता है। खेती योग्य ज़मीन बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए कहाँ से लेगा? प्रकृति से ही लेता है। तो शहरीकरण की वजह से बहुत सारे पेड़ काटे गए। इसके अलावा जो कारखाने थे, उन कारखानों से जो कचरे निकलते हैं, जो सीवेज निकलता है, वो कचरा कहाँ जाता है? नदी के पानी में जाता है। नदी का पानी गंदा होता है, फिर समुद्र में वही पानी पहुँचता है। तो इस प्रकार कहीं न कहीं हमारी जो एक्टिविटी है, ये बहुत अधिक जिम्मेदार है इस समस्याओं के लिए। फलस्वरूप हो क्या रहा है? भूमि पर लगातार दबाव पड़ रहा है। भूमि पर लगातार दबाव पड़ रहा है। कैसे? जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब क्या हुआ? जो हमारी आबादी थी, वो आबादी थी करीब, यहाँ हम बात करें तो 36 करोड़, करीब अराउंड 36 करोड़ के आसपास आबादी 1951 में थी, आज़ादी के आसपास। लेकिन आज की आबादी कितनी हो चुकी है? सन 2011 में 121 करोड़, और अगर वर्तमान की बात करें तो करीब 135 करोड़ हो चुकी है। यानी ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कितना गुना हो चुका है। करीब करीब 3 गुना, कम से कम 3 गुना तो ये आबादी हो ही चुकी है। तो जब इतनी आबादी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत सारी ट्रेनों की ज़रूरत पड़ेगी। लोग चलेंगे कैसे? बहुत सारे रोड की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी वजह से जो संसाधन थे उनका लगातार दोहन होता हुआ चला गया है। यानी संसाधन तो उतने ही थे, लेकिन उनका जो दोहन था वो 3 गुना बढ़ चुका है। चाहे महानगर हो, चाहे गांव हो, हर कोई व्यक्ति अ, शायद ही अपरिचित हो, सब लोग जान रहे हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, तो 1911 में जब जनगणना हुई तो 19 करोड़ से अधिक आबादी हो चुकी है, जो कि पूरे विश्व, पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% है। यानी कि हर छठवां व्यक्ति भारत उत्तर प्रदेश का है। पूरे देश की आबादी की बात करें तो 6 में से 5 पूरे देश के हैं, और एक हिस्सा केवल और केवल उत्तर प्रदेश का है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? भूमि पर लगातार दबाव पड़ रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती और खेती योग्य भूमि और आवास की कमी होती चली जा रही है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है तो खेती की ज़मीन तो उतनी ही है, और आवास कम होंगे तो जो ज़मीन खेत की है उसमें भी लोग आवास बनाना शुरू कर देते हैं, रोड बननी शुरू हो जाती है। आपने अपने आसपास बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारी प्लाटिंग वगैरह हो रही, जो पहले खेत थे आज वो प्लाट बन गए हैं,
बिल्डिंगें वहाँ पर बनती चली जा रही हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। क्यों ज़रूरी है ऊर्जा? यानी हमारे सारे जो शरीर की एक्टिविटी होती है वो कहीं न कहीं ऊर्जा से ही संचालित होती हैं। और यह क्या होती है? ये सूर्य के प्रकाश, बहते जल, वायु तथा भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से संचित होती है। ऊर्जा कहाँ होती है? सनलाइट में होती है, बहते हुए जल में होती है, हवा में होती है। और जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके अंदर भी ऊर्जा स्टोर होती है। ऊर्जा ही हमारे जो डेली के काम हैं इनको करने में सहायता करती हैं और हमारे सुख सुविधाओं में भी ऊर्जा का ही इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम घर पे हैं तो बिजली की ज़रूरत, बिजली भी ऊर्जा ही है। और अगर हम वाहन से चल रहे हैं तो वाहन का पेट्रोल डीजल भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ईंधन हमें भोजन पकाने, वाहनों को चलाने, बिजली से उत्पन्न होने वाले विद्युत उत्पन्न करने और कारखानों में मशीनों के चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो गोबर के कंडे, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, ये सब क्या हैं? मुख्य रूप से ईंधन ही तो हैं और इनको जलाने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन होता क्या है, इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि कुछ खतरनाक गैसें भी निकलती हैं। इसके अलावा ठोस कण भी हवा में मुक्त होते हैं जो हमको धुएं के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा गांव में गोबर, पुआल, झाड़ी को सुखा के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इससे भी बहुत बहुत अधिक धुआं निकलता है और धुआं पर्यावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है। आपने उदाहरण देखा होगा दिल्ली में बच्चों, दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली के बगल में पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पर जब किसान पुआल को जलाते हैं, धान को काटने के बाद उसका जो भूसा होता है उसको जलाते हैं, तो उसका हवा दिल्ली को प्रदूषित करती है। तो बहुत सारे बैन लगाए गए हैं कि ये पुआल ना जलाए जाएं। तो धुआं बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो कोयले होते हैं, कोयले के जलने से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। पेट्रोलियम तेल का उपयोग वाहनों, मशीनों के लिए होता है। दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें प्रमुख रूप से वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। कार्बन और सल्फर के ये सारे ऑक्साइड हैं। विद्युत ये ऊर्जा का एक और अन्य स्रोत है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आज तो भारतीय रेलवे पूरा बिजली से आधारित होता जा रहा है। यह विद्युत की उत्पादन जो होता है कहाँ से होता है? कोयला से, डीजल से या प्राकृतिक गैस को जलाकर ही उत्पन्न होती है। तो ईंधनों की तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत का उत्पादन बांध बनाकर रोके हुए पानी को ऊंचाई से नीचे गिराकर भी करते हैं। बहती हुई हवा से भी पवन ऊर्जा के रूप में के द्वारा बिजली पैदा होती है। नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा भी बिजली पैदा करने का एक अन्य स्रोत है। तो यानी कि बिजली उत्पादन किसी न किसी स्रोत के रूप में हो रहा है जो कि पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डाल रहा है। अगर ईंधन जलेगा तो वायु प्रदूषण होगा। नाभिकीय ऊर्जा से रेडियोधर्मिता के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं। यदि हम ऊर्जा को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर ईंधन को हम बर्बाद करेंगे तो क्या होगा? मशीनें, विद्युत उपकरणों का उचित रखरखाव, ऊर्जा दक्ष स्टोव, गैस चूल्हे और बिना धुएं वाले चूल्हे का प्रयोग करेंगे तभी हम ऊर्जा की बचत कर पाएंगे। इसके अलावा हमको सौर ऊर्जा पर फोकस करना चाहिए। सौर की ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करना चाहिए और भोजन पकाने में, पानी गर्म करने में, रोशनी के लिए, पंखा चलाने में, ये सारे काम हम सौर ऊर्जा से कर सकते हैं। हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गांव में गोबर गैस संयंत्र भी लग सकते हैं क्योंकि जानवर काफ़ी होते हैं। इसके अलावा वहाँ उससे खाद भी अच्छी बन जाती है। खाद से खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़िया हो जाता है और खेतों में पैदावार अच्छी होती है और जो भी उत्पादन होता है वो खाने योग्य होता है, पौष्टिकता उसमें काफ़ी होती है। अब बात करेंगे जल ही जीवन है। बहुत पुरानी उक्ति है, जल ही जीवन है। जल के बिना ना तो खाद्यान्न उत्पादन कर सकते हैं, ना उद्योग में विकास हो सकता है, ना तो ऊर्जा मिल सकती है, ना तो पीने के लिए कोई चीज़ मिल सकती है। यानी हर जगह पानी की ज़रूरत होती है। जल से ही बिजली उत्पन्न होती है। कुएं और हैंडपंप के अतिरिक्त हम तालाब, झरने, नदियों और प्राकृतिक स्रोतों से भी जल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या रहे हैं हम लोग, जो नदियों की प्योरिटी है उसको प्रदूषित कर रहे हैं। गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, घाघरा आदि नदियां हैं और ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से। बर्फ पिघलते ही नदियां बह के आती हैं। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए हमने चुना है, लेकिन आज तक हम उसको कर नहीं पाए हैं। इसके अलावा शहरों के विस्तार होने की वजह से, उद्योगों के बढ़ने की वजह से नदियाँ बड़े प्रदूषित हो रही हैं। बड़े बड़े गंदे गंदे नाले होते हैं वो कहीं न कहीं नदियों में जाकर मिल जाते हैं।
इसके कारण नदियों में फ्लोराइड और आर्सेनिक नामक खतरनाक तत्व भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कैडमियम, सीसा, पारा भी नदियों में पहुंच जाते हैं और ऐसे पानी का अगर कोई व्यक्ति सेवन कर लेता है तो उनके शरीर में पहुंचकर बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं प्रदूषण से क्या समस्या होती है। ई कुलाई एक जीवाणु होता है जो कि पेचिश करता है। पानी में एक सीमा तक इनकी संख्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में होने पर ये हानिकारक हो जाते हैं। एक और गंगोत्री ग्लेशियर हिमखंड क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष करीब 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रहा है। अगर ऐसी अवस्था बनी रही तो हिम ग्लेशियर एक समय ऐसा है कि बिल्कुल सूख जाएगा और गंगा नदी बिल्कुल सूखने के कगार पर आ जाएगी। तो हमको इन सब चीज़ों को बचाना है। अगर हम पानी की बात करें, सबसे बड़ा स्रोत पानी क्या है, समुद्र है। यहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं। यहाँ पर जो समुद्र है वो लवण और खनिजों का बहुत बड़ा स्रोत है। इससे हमको साधारण नमक, आयोडीन प्राप्त होती है। लेकिन प्रदूषित नदियों के आने से ये भी प्रदूषित होता चला जा रहा है। अवशिष्ट कीटनाशक, हाइड्रोकार्बन, विषाक्त पदार्थ समुद्र में मिलने से समुद्र बहुत प्रदूषित हो रहा है। और ये सारी चीज़ें किसके द्वारा हो रही है, मनुष्यों के द्वारा हो रही है। पेट्रोलियम के भंडार बहुत सीमित हैं और ये समुद्र से निकाले जाते हैं। इसकी वजह से जो तेल होता है ये समुद्र की सतह पर भी फैल जाता है। अब बात करेंगे वन। वन बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जीवन के। वन हवा को शुद्ध रखते हैं और हमारे लिए लकड़ी, इमारती ईंधन का स्रोत हैं। कच्चा माल उद्योगों के लिए वन से ही प्राप्त होते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटी बनती हैं। लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। बहुत सारे आदिवासी प्रजातियों के जीविकोपार्जन का प्रमुख स्रोत वन ही है। लेकिन हम क्या हैं, वन हमारे रक्षक हैं लेकिन हम वनों के भक्षक हो गए हैं। मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ों को लगातार काट काट के घर, मार्ग निर्माण, ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। इससे पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिलती हैं। इससे क्या होता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती है वनों कटाव से। इसके अलावा जो दुर्लभ पशु पक्षियों की प्रजाति है, वनस्पतियाँ हैं, ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर चीता है, जो भारतीय चीता, वो अब धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो गया है। जंगली जानवर भी धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो मनुष्यों, बच्चों और जानवरों पर भी अब जंगली जानवर हमला कर देते हैं क्योंकि उनका आवास नष्ट होता चला जा रहा है। तो आज का ये चैप्टर का पहला भाग यहीं तक। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।